नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज एक नया टॉपिक पढ़ने की तरफ हम जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान का भाग 10। हेडिंग डालो सभी विद्यार्थी। कौन सा? भाग 10। और नाम पूछा जाए इसका तो इस भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय जो क्षेत्र है उसका उल्लेख मिलता है। जैसे आप भाग 3 पढ़ते हैं तो भाग 3 पढ़ते तो उसमें किसका उल्लेख मिलता है? मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भाग 4 पढ़ते तो नीति निर्देश तत्व विद्यार्थी। 5 पढ़ते तो ऐसे अलग अलग भाग का अलग अलग नाम है ना, तो इसी प्रकार इनका भी नाम है। जैसे आपने भाग 9 पढ़ा तो भाग 9 में क्या था? पंचायती राज। 9A में क्या था? नगर निकाय है। और 9B में सहकारिता से संबंधित प्रावधान है, ध्यान रखना। तो इसमें किससे रिलेटेड प्रावधान है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान कर रखे हैं। और इसमें विद्यार्थियों एक ही आर्टिकल आता है 244 और एक 244 का, ये दो ही आर्टिकल आएंगे इसमें, ठीक है ना? तो आप लोग लिखिएगा इसके बारे में। देखो इस भाग में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उल्लेख मिलता है। देख लिया? लिखिएगा। इस भाग में अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 का आते हैं। देख लिया? अब इसमें केवल अगर हम दो आर्टिकलों को पढ़ लेते हैं विद्यार्थी ढंग से तो भाग 10 क्या हो जाएगा अपना? कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अनुच्छेद 244। कौन सा? 244। देखो, इस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। देख लिया? अपने विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है? अनुसूचियां कितनी है? 12 है। 12 में से आप देखेंगे विद्यार्थियों तो अनुसूची 5 और 6 इनसे रिलेटेड ही बात करती है। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति जो क्षेत्र है उनसे रिलेटेड। एक मैंने ट्रिक भी बता रखी है कुछ राज्यों की। ममता। लिखिएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखो आप। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 5वीं अनुसूची के उपबंध ब्रैकेट में ममता। ममता, इसका पूरा नाम लिख लो। मेघालय, मणिपुर नहीं है, कुल मिला के बात ये है। मिजोरम,
त्रिपुरा और असम। राज्यों से भिन्न, राज्यों से भिन्न किसी राज्य के किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों का बारे में जो उल्लेख मिलता है वो तो 6 में मिलता है। ये जो 5 राज्य है विद्यार्थी, इनका कितने में मिलता है ना, हो गए 4 हो गए ना, हाँ। तो इनका उल्लेख किस में मिलता है? अनुसूची 6 में मिलता है विद्यार्थी। तो अनुसूची 6 में स्पेशली इनको कुछ अधिकार दे रखे हैं। और लेकिन इनके अलावा भी तो कुछ अनुसूचित क्षेत्र हो सकते हैं और राज्यों में भी तो, और इनके अलावा अगर बात करें तो जनजातीय क्षेत्र भी हो सकते हैं। तो उनसे संबंधित जो प्रावधान है विद्यार्थियों वो लागू होंगे, इसके बारे में बात करता है। लिखिएगा आगे। छठी अनुसूची के अगला पॉइंट, छठी अनुसूची के उपबंध छठी अनुसूची के उपबंध, चलो मैं एक सरल भाषा में समझा देता हूँ, इससे गड़बड़ हो जाएगा। 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 5 में तो दे रखा विद्यार्थियों अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख, मतलब उनसे संबंधित प्रावधान कर रखा है। और 6 में कर रखा है स्पेशली इन 4 का प्रावधान। इसका कर रखा है 4 का प्रावधान। तो अनुसूची 6 के प्रावधान कौन से राज्यों में लागू होते हैं? इन 4 राज्यों में लागू होते हैं। और 5 के प्रावधान इनके अलावा अन्य राज्यों में लागू होते हैं। जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र उनमें, क्या इन 4 में जनजातियां पाई जाती है? इनके अलावा भी तो जनजातियां पाई जाती है ना। तो उनका उल्लेख किस में कर रखा है? 5 में कर रखा है। देखो क्या लिखा आपने, छठी अनुसूची के उपबंध ब्रैकेट में, छठी अनुसूची के उपबंध कौन से राज्यों पर लागू होंगे बताओ तुम तो? ममता पर लागू होंगे। छठी किस पे लागू होगी? ममता पर। और 5वीं किस पर लागू नहीं होगी? ममता पर लागू नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, लिखिएगा। छठी अनुसूची के उपबंध ममता, ममता राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। आपने भारत के अगर पूर्वोत्तर राज्य देखे होंगे विद्यार्थियों, ये वाले, तो ये पहले असम में आते थे सब। किसमें आते थे ये सब? असम में आते। ये सब धीरे धीरे असम से अलग हुए हैं, ध्यान रखना। तो लिखिएगा, नोट डालिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र ब्रैकेट में पुनर्गठन, पुनर्गठन अधिनियम 1971 की धारा, की धारा असम, नहीं एक मिनट, की धारा 71, ये कानून है विद्यार्थियों। और इसकी जो सेक्शन है, धारा है, वो 71 की धारा 71 के द्वारा 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 से असम राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। असम राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है।
देख लिया। इसका मतलब आप ये समझे कि पहले सब कुछ असम में आता था, ये आसपास के क्षेत्र किस में आते थे, पहले असम में आते थे विद्यार्थियों। और जो असम के लिए जो प्रावधान कर रखे थे, अब इनके लिए प्रावधान हो जाएंगे खुद खुद के, है ना, जिस क्षेत्र को घोषित कर दिया उसके लिए। अगला पॉइंट लिखो आप, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। कौन सा? ये रहा मिजोरम। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 की धारा 39। आजकल ये धाराएं वाराएं भी पूछने लगे जाना, पहले नहीं पूछते थे। ये धारा 39 के द्वारा 20 फरवरी 1987 20 फरवरी 1987 1987 के मेघालय और त्रिपुरा मेघालय और त्रिपुरा शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। लिख लिया? एक और लिखो, 49वां संविधान संशोधन 49। कौन सा? 49वां संविधान संशोधन 1984। 49वां संविधान संशोधन 1984 की धारा 2 के द्वारा मेघालय के स्थान पर 1 अप्रैल 1985 से प्रतिस्थापित हुआ। लिख लिया? और इससे संबंधित क्या प्रावधान कर रखा है विद्यार्थियों? एक लिखो, एक नोट डालो। नोट क्या, वैसे फैक्ट में भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। तो लिखो 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा कौन सी रहती है ज्यादा चर्चा में? है 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 29 और भारतीय संविधान की भारतीय भारतीय संविधान की अनुसूची फर्स्ट के भाग ए और बी, भाग ए और बी में विनिर्दिष्ट शब्दों पब्लिक अक्षरों का लोप किया गया। क्लियर? क्योंकि विद्यार्थी ये पहले है ना, ये मिजोरम वगैरह ये थे ना, ये संघ राज्य प्रदेश थे, नहीं संघ शासित प्रदेश। संघ शासित का मतलब है केंद्र शासित, पहले यूटी हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या बना दिया इनको? राज्य बना दिया। नोट डालिएगा, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 से पहले मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 से पहले मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
संघ राज्य क्षेत्र थे। क्या थे? संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। लिख लिया विद्यार्थियों? ये तो बात अगर कभी कोई पूछ ले कि आपसे कि 244 में क्या है, तो 244 में ये सारी बातें हैं विद्यार्थी। यानी कि 244 में अनुसूची 5 में उल्लेखित या अनुसूची 5 में उल्लेखित जो प्रावधान है उनके बारे में उल्लेख कर रखा है, और अनुसूची 6 के बारे में भी 244 में कर रखा है। लेकिन आगे जैसे आप 244 को क्लोज 1 और क्लोज 2 में पढ़ते हैं, इसमें जैसे माना कि 244 1 लिखूँ मैं, क्या लिखूँ? 244 1 और 244 2 की जो बातें लिखूँ, तो 244 2 का संबंध तो विद्यार्थियों छठी अनुसूची से है। किससे है? छठी। और 244 1 का संबंध किससे है? 5वीं अनुसूची। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 5वीं अनुसूची में क्या, छठी अनुसूची में क्या। मतलब अगर आपने अनुसूची ढंग से पढ़ी तो इस भाग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी तो यहाँ दिक्कत आएगी। पहली बात तो दो शब्दावलियों की बात करता है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। ट्राइबल एरिया तो जानते हो आप, और उनको उनका उत्थान करने के लिए राष्ट्रपति कई बार ऐसी स्कीम चलाता है, मतलब राष्ट्रपति का कंट्रोल रहता है वहां पर, सेंटर का कंट्रोल। राष्ट्रपति का मतलब किसका? सेंटर का कंट्रोल रहता है, क्योंकि राज्य कई बार उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते और सेंटर के अधीन होता है, तो उस क्षेत्र का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है विद्यार्थी। क्योंकि सेंटर राज्यों को पैसा देता है, फिर राज्य जिलों को देते हैं, और जिले में फिर आपको पता है वहाँ पहुँचता पहुँचता और वो लोग इतने अवेयर नहीं होते, तो वो पैसा डायरेक्ट वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, तो वो पिछड़े हुए और भी पिछड़े हुए रह जाते हैं। लेकिन सेंटर का इंटरफेयर रहता है, तो कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि होते हैं राजनीति में भी उनको लाने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोगों को। और वहाँ के लोगों को अगर राजनीति में लाएंगे तो वो लोग अवेयर होंगे ना धीरे धीरे, तभी क्षेत्र बढ़ेंगे, वहाँ पर विकास भी होगा, स्कूलें भी खुलेगी। जैसे आज आदिवासी लोग होते हैं वो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो कैसे समझेगा हमारे हित में कौन कौन सी योजनाएं हैं। नहीं तो वो तो गांव का जो पंच पटेल एक जना पढ़ा लिखा होता है थोड़ा सा, वो जैसे कहता है वैसे सारे लोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी बातें विद्यार्थी इसमें। तो अब इसमें हम आर्टिकल लिखेंगे 244(1). तो 244(1) में क्या होगा बताओ? कौन से राज्यों के बारे में उल्लेख मिलेगा? ममता को छोड़कर। और 244(2) में किसका उल्लेख मिलेगा? समझ जाओगे ना अब तो दोनों में। ओके, तो लिखो 244 क्लोज 1। 244 क्लोज 1। शायद इसको तो मैं लाया भी हूँ लिखकर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें 5वीं अनुसूची में वर्णित राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रणों के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन किस किस को छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वही ममता वाला। तो एम का मतलब क्या हो गया? दूसरा एम का मतलब? ए का मतलब असम, और टी का मतलब त्रिपुरा हो गया विद्यार्थियों। तो फिर इनको जिनको छोड़ा है इनका उल्लेख किसमें? छठी अनुसूची में मिलता है। आगे शायद इसका 2 भी आएगा। 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें छठी अनुसूची में 4 उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आ गया ना, ममता आ गया ना, के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। ठीक है अब तो। और ये क्या है? असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने का एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सर्जन करने के बारे में उल्लेख किया गया है। 244 क्लोज ए में। समझ गया अब तो? बस इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी सी शब्दावलियाँ एडिटेड ही है। लिखो 244 क्लोज 1। लिख लो इसको, ऐसा कैसा उतार लो। भाई जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, लेकिन जो नया बच्चा है उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर व्यक्ति सोच ले कि भाई मुझे दिक्कत आनी नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, रट लो इन चीज़ों को। सारी चीज़ें समझ में थोड़ी आती है, कुछ चीज़ें रटी भी तो जाती है और कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती है। किसी भी एग्जाम में 100 में से 100 मेरिट नहीं जाती, नहीं जाती ना भाई। और जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम है उनमें तो जाती ही नहीं है, उनमें तो 50 60 के आसपास रेशियो रहता है। 50 भी बड़ी मुश्किल, IAS जैसे एग्जाम में 50 बड़ा मुश्किल से जाता है, और RS जैसे में भी 50 के आसपास ही रहता है। हो सकता है 2 5 आगे 2 5
कम रह जाए, और कैटेगरी आए तो फिर और भी कम आगे पीछे हो सकता है कुछ भी। आप लोगों के संपर्क में जैसे कोई विडो है, कोई तलाकशुदा कोई महिलाएं होती है, तो उनको है ना आप मोटिवेट किया करो कि आप फॉर्म भर दिया करो, छोटी मोटी जो वैकेंसी होती है ना ऐसी, उनमें जैसे फोर्थ ग्रेड में जो भी बच्चे बैठे हैं ना उसमें, वो सारे बन के देख लो, कम से कम नौकरी तो लग गई उनकी। अब कोई फॉर्म ही नहीं भरा यार, फिर तो वो तो गलती उनकी है भाई। अरे चलो वो नहीं भरे कोई बात नहीं, आप लोग तो अवेयर, आप आसपास कम से कम आप पढ़े लिखे एक व्यक्ति है, तो आसपास के दो चार लोगों को तो सक्सेस कर सकते हो कम से कम। फिर आप सोचो पहले मैं नौकरी लगूं, अरे दीप दिए तले तो अंधेरा ही होता है। आसपास के लोग ही होते हैं रोशन तो। हमारे तो क्या कोचिंग वालों पे तो लोग सोचते हैं, क्या पता कोचिंग वाले का कोई स्वार्थ होगा हमें फॉर्म भरवाने का, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। देख लिया आप लोगों ने यहाँ तक। अब इसमें कुछ बिंदु विद्यार्थियों लिखना नहीं है, केवल इनको समझना है। ये जैसे अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है उसका पता होना चाहिए। केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ इनमें कैसे होता है। जनजातीय सलाहकार परिषद का क्या रोल होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में कौन कौन से कानून हैं वो लागू रहते हैं, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसमें से पहला पॉइंट डाल लो आप, जो 44 लिखा ना आपने, कौन सा अनुच्छेद 244 क्लोज वन। और एक दिन ऐसा आ जाएगा विद्यार्थियों, आप 244 क्लोज वन तक तो पहुंच गए, या 244 तक तो पहुंच गए ना आज हम। जैसे भाग 10 में कहाँ तक पहुंचे हैं, 244 तक पहुंच गए। तो अब 1 से लेकर 244 तक आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो वो सारे याद होने चाहिए आप। और याद नहीं तो वो गलती किसकी है, आपकी। मैंने तो पढ़ा दिया एक बार आपको, और मैं तो 395 तक लेके जाऊंगा आपको, ये लो कहाँ तक। तो एक दिन ऐसा होगा कि 22 भाग और 395 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे विद्यार्थियों। फिर आप चाहे उसके शॉर्ट नोट्स बना के याद करो, चाहे कैसे याद करो। चलो इसमें पहला पॉइंट डाल लो आप, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अब देखो, कोई सा भी क्षेत्र है जिसको अनुसूचित, कौन घोषित करेगा, यानी अनुसूचित घोषित करने का किसको पावर है, राष्ट्रपति को। किसको है, राष्ट्रपति को। लिखिएगा, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को, ये पहला पॉइंट डाल लिया ना आपने इसमें, ये वाला ए वाला, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति को रेखांकित कर लेना। किसको होता है भाई, राष्ट्रपति को होता है। घोषित करने का मतलब है नया क्षेत्र बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं हमने, अनुसूचित क्षेत्र बनाया है, एक प्रकार से घोषित कर दिया। अब क्षेत्र घोषित किया है, तो इसकी सीमा में अगर परिवर्तन करने का अधिकार है तो वो भी किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है उससे कंसल्ट करता है, फिर उसमें चेंज करता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति संबंधित राज्य, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, परामर्श करके अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे, जैसे उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का, कौन क्षेत्र का, अनुसूचित क्षेत्र का। जैसे अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार करना हो, मतलब बढ़ाना हो, क्षेत्रफल क्या होगा उसका, बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ाना हो,
ऑब्लिक घटाना हो, घटाना हो, बढ़ाना लिख लिया, घटाना लिख लिया, सीमा चेंज करनी हो, सीमा बदलनी हो, है ना, सीमाएं बदलना हो, नाम बदलना हो, अनुसूचित क्षेत्र का नाम भी अगर चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, नाम बदलना हो जाएगा, समझिए। दूसरा पॉइंट लिखो विद्यार्थियों, ये जो हमने लिखा है अनुसूची 5 में जो उल्लेखित राज्य हैं जिनको हमने अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, उनसे संबंधित केंद्र की जो कार्यपालिका होती है, कार्यकारी का मतलब क्या है, कार्यपालिका है, ध्यान रखना उसका, और राज्यों की जो कार्यपालिका होती है उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है उसका उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट लिखो, केंद्र व राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां, केंद्र ऑब्लिक राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, या कार्यकारी शक्ति भी कह सकते हो आप। जैसे मेरी बात सुनना, राष्ट्रपति के द्वारा किसी राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो वो किस में आता है, उसकी कार्यकारी शक्तियों में आता है, किस में आता है, कार्यकारी शक्तियों में आता है। तो कार्यकारी शक्तियों का मतलब यही है, जैसे किसी को अपॉइंट करना हो, हटाना करना हो, वो सारे पावर उसमें आते हैं। अलग अलग शक्तियां पढ़ाई थी मैंने राष्ट्रपति की आपको, दो प्रकार की शक्तियां बताई थी, शांतिकालीन और आपातकालीन। आपातकालीन का उल्लेख तो सीधा सीधा भाग 18 में मिलता है, यानी 3 प्रकार के आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। और जो शांतिकालीन जो शक्तियां बताई थी उसमें पहली शक्ति मैंने आपको कार्यकारी शक्ति लिखाई थी, या फिर कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कह सकते हो, विधायी शक्तियां कह सकते हो आप, है ना, वो सारी जैसे विधायी शक्तियां हो गया, वित्तीय शक्तियां हो गया, और भी बहुत सारी शक्तियां मैंने आपको लिखाई थी, न्यायिक शक्तियां लिखाई थी, सैन्य शक्तियां लिखाई थी, है ना, कूटनीतिक शक्तियां लिखाई थी, बहुत सारी लिखाई है। तो केंद्र व राज्य की कार्यपालिका शक्ति लिख ली आपने, लिखो इसमें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की संभाल के आ जा, राज्य की, पानी आनी पिला दे उसको, राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनके राज्य के अंदर, एक मिनट क्या लिखा आपने, हाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है, और ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है, राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना, एक बार मैं समझा दूँ विद्यार्थियों। आपको पता है कि सूचियों जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी है, 7वीं अनुसूची है, 7वीं, उसमें विषयों का बंटवारा कर रखा है, उसमें कुछ संघ सूची के विषय, कुछ राज्य सूची के विषय। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे रखा है, विधानमंडल को दे रखा है, और राज्य का कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो किसको माना जाता है, राज्यपाल को माना जाता है, और सेंटर का किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है। अब कुछ क्षेत्र, कुछ राज्य है, जैसे माना कि मैं यहाँ का राज्य ले लेता हूँ, मिजोरम ले लिया मैंने, क्या ले लिया, मिजोरम ले लिया, तो मिजोरम में विधानमंडल भी तो है कि नहीं, और मिजोरम में राज्यपाल भी बैठता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, एक प्रकार से वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, राज्यों में होता है कि नहीं होता, तो सब जगह तो राष्ट्रपति जाएगा नहीं, तो उस, माना कि ये पूरा, मैं थोड़ा सा राजस्थान का ले लेता हूँ, चलो वहां से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं राजस्थान का ले रहा हूँ, ये राजस्थान का क्षेत्र ले लिया, राजस्थान का ये ट्राइबल एरिया आ गया, दक्षिण राजस्थान वाला, तो इसको माना कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा, माना कि क्या कर रखा है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रहा है,
तो जो राजस्थान का राज्यपाल है ना विद्यार्थियों, इसका जिम्मेदारी अन्य जो पूरा राजस्थान का अन्य क्षेत्र है उसमें तो ही है, लेकिन इसके लिए विशेष जिम्मेदारी हो जाती है। जो ये जो जनजातीय क्षेत्र, क्योंकि ये जो केंद्र में बैठा हुआ राष्ट्रपति है उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे राज्यों में, उसका एजेंट के रूप में काम करता है, तो इसको विशेष जिम्मेदारी सौंप रखी है। लिखिएगा, क्या लिखा आपने? हाँ, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, और केंद्र में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब ये जो अनुसूचित क्षेत्र है इनमें राज्यपाल का भी इंटरफेयर रहता है या नहीं रहता है? बताओ, रहता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति इसको कह रहा है जब तो ये काम कर रहा है वहां पर। ओके, अगला पॉइंट लिखो विद्यार्थियों, इतना ही लिखना था इसमें। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा के बारे में मैंने लिखा ही दिया आपको, इसमें तो एक ही बिंदु याद रखना है कि राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है, और इसके नाम में, सीमाओं में, क्षेत्रफल में बदलाव करना हो तो वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्तियां इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू है या नहीं है? लागू है बिल्कुल, क्योंकि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है, और केंद्र का राष्ट्रपति होता है, तो दोनों को अधिकार है यहाँ पर प्राप्त। ओके, अब क्या लिखेंगे हम? जनजातीय सलाहकार परिषद। जनजातीय सलाहकार परिषद, क्या हो गया बहन जी? अच्छा, मिस प्रिंट हो सकता है, तो मानवीय भूल हो सकती है, मैं जनजाति बोल रहा हूँ ना खुद। अच्छा, इसमें जनाजाति ये लिखा हुआ है इसलिए। सलाहकार परिषद, लिख लिया? लिखो, ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है। देखो विद्यार्थियों, कई राज्यों में तो क्या कर रखा है, पूरे ही राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, और कुछ राज्य में कुछ पार्ट तो उसका सामान्य है, और कुछ कैसा है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है। जरूरी नहीं है कि पूरा राज्य अनुसूचित क्षेत्र में घोषित हो, वो डिपेंड करेगा राष्ट्रपति के ऊपर का कौन सा क्षेत्र का उत्थान करना चाहता है वो। ऐसे राज्य जिसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इसका जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। अब पहला सवाल तो ये आ जाता है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है, कौन करेगा? बताओ। मैंने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि इन क्षेत्रों का हमें उत्थान करना है, तो राज्य कई बार प्रॉपर तरीके से उत्थान नहीं कर पाते, तो उत्थान करने का काम कौन करता है? फिर केंद्र अपने हाथ में लेता है। तो फिर इनका जो ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है इसकी गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लिख लिया ना आपने? गठन किया जाता है, ब्रैकेट में लिख लो, राष्ट्रपति के द्वारा। लिख लिया? अब ये जनजातीय सलाहकार परिषद बनाया तो इसका कार्य क्या होगा, तो लिखिएगा, जो कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, वेलफेयर का काम करेगी ना, कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। जनजातीय सलाहकार परिषद किसके लिए सलाह देती है विद्यार्थियों? कि इनका जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, ये जनजाति वाले जो लोग हैं, इनका उत्थान कैसे हो सकता है, सलाह देने का काम करेगी। देख लिया? अब देखो, ऐसे राज्य विद्यार्थियों जहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा हो, उन राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें 20 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 20 सदस्य, लिखिएगा। इस परिषद में अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, ध्यान रखना। इसका नाम ही क्या है? राज्य नहीं दे रखा क्या? लिखा दूंगा, अलग अलग राज्यों की होती है। चलो संख्या लिख लो। इस परिषद में
कुल सदस्य संख्या 20 होती है। 20 होती है, लिख लिया? लिखो। जो कि 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य संबंधित राज्य की जो कि संबंधित राज्य की विधानमंडल में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब वापिस आप समझने की कोशिश करें। माना कि विद्यार्थियों कोई जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र वाला राज्य है। क्या है? जनजातीय क्षेत्र वाला या अनुसूचित क्षेत्र वाला राज्य है। वहां पर विधानमंडल तो ही है, तो उस विधानमंडल में जो एमएलए जाएंगे उसका 3/4 तो इनमें से जाएंगे। मतलब जो ये विधान सलाहकार परिषद वगैरह होती है, यही सदस्य वहां जाते हैं। तभी तो ये जाके आगे क्या करेंगे, उनका उत्थान करने का काम करेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये, जो आदिवासी लोग हैं या जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका उत्थान करने के लिए ये काम करती है। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा, इनका ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद के जो मेंबर बनाए आपने 20, इनका इनका इनसे संबंधित जो नियम बनाने का काम है वो लोकसभा करेगी, राज्यसभा करेगी, संसद करेगी, राष्ट्रपति करेगा। राज्यों को केंद्र में रिप्रेजेंट कौन करता है? राज्यसभा। राज्यों को केंद्र में रिप्रेजेंट कौन करता है? राज्यसभा करती है। तो इनसे संबंधित अगर नियम बनाने की आवश्यकता है तो राज्यसभा नियम बनाएगी। विद्यार्थी लिखिएगा, नोट। जनजातीय सलाहकार परिषद प्रत्येक राज्यों में होती है। ये जनजातीय सलाहकार परिषद अलग अलग राज्य की अलग अलग होगी, अलग अलग राज्य की अलग अलग होगी। समझ गया ना इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? और जैसे राजस्थान विद्यार्थियों माना कि कोई ट्राइबल एरिया है ही नहीं है या कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो राजस्थान में फिर इसका गठन नहीं किया जाएगा। कौन से राज्यों में किया जाएगा? जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र आता हो या जिन राज्यों में ट्राइबल एरिया होता हो, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अगर आता है वहां पर, तो उनमें की जाती। प्रत्येक राज्य का मतलब ये नहीं कि भारत में 28 राज्य तो 28 के 28 में, ऐसा नहीं है। उन्हीं राज्यों में जहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा, उन राज्यों की बात है यहाँ पे। या तो अटका लेना आप अपने हिसाब से। मैंने प्रत्येक राज्य बोला हालांकि शब्द, लेकिन प्रत्येक राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर? जो आदिवासी इलाके हैं उनके लिए। तो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग क्या होगी? बोलो ना विद्यार्थियों। परिषद होगी। ठीक है, इनसे संबंधित कंटिन्यू में, इनसे संबंधित नियम राज्यसभा बनाएगी। जैसे सदस्य संख्या, भाई सदस्य संख्या कितनी रहेगी, है ना? जैसे सदस्य संख्या, कौमा, अध्यक्ष की नियुक्ति, सभाओं का संचालन, कार्य की प्रक्रिया, डॉट डॉट। ठीक है, समझ गए इस बात को आप? इसके अलावा विद्यार्थियों अगर राष्ट्रपति को लगे, जैसे किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर ही रखा है, लेकिन राष्ट्रपति को लगे कि इनसे संबंधित इनका उत्थान करना है, तो इनके लिए एक अलग से कमीशन भी बना सकता है। क्या बना सकता है? अलग से कमीशन बना सकता है। कमीशन यानी आयोग,
बनाने का अधिकार भी किसको दे रखा है? भारत के राष्ट्रपति को दे रखा है। लिखिएगा। राष्ट्रपति को यह शक्ति भी दी गई है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति भी दी गई है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति भी दी गई है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजातियों के विकास व अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन भी कर सकता है। क्या बना सकता है? अलग से कमीशन बना सकता है विद्यार्थियों। एक आयोग का गठन भी कर सकता है। देख लिया? चौथा पॉइंट लिखो विद्यार्थियों आप इसमें, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। विधि का मतलब होता है कानून। तो आपको है ना 244 में तो क्या याद रखना है? अनुसूची 5 से संबंधित प्रावधान इसमें लागू होते हैं। और 244 कलोड 2 में क्या याद रखना है? छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। मतलब छठी अनुसूची और 244 टू एक है, और 5वीं अनुसूची और 244 वन एक है, और बाकी दोनों की बातें 244 में तय, अगर 1 और 2 नहीं देता तो आपको। आगे बात समझ में आता? अब अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। लागू विधि का मतलब जैसे आपने देखा होगा विद्यार्थियों, भारत सरकार ने कोई कानून बनाया और वो कानून कई बार इन क्षेत्रों में लागू नहीं होता। जैसे पंचायत राज कानून बनाया था तो इन क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। तो वो संबंधित राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस कानून को लागू करवाना है या नहीं करवाना उस क्षेत्र में। लिखिएगा आप लोग, राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि, इसको राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि, राज्यपाल मतलब एक प्रकार से राष्ट्रपति को रिप्रेजेंट कर रहा है। राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि भारत की संसद के द्वारा पब्लिक संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कोई कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे। मतलब लागू करवा भी सकता है अगर उसको लगता है भाई जनजातीय क्षेत्रों के हित में है ये, है तो फिर क्या करवा देगा? उसको लागू करवा देगा। उसको लगेगा जनजातियों का कोई इसमें मतलब विकास नहीं हो रहा है तो उसको लागू नहीं करवाएगा। तो क्या लिखा आपने? ना करे या परिवर्तित करके, मतलब थोड़ा संशोधन करके, परिवर्तित करके लागू करवा सकता है। देख लिया? अगर विद्यार्थियों किसी कोई ऐसा राज्य है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है, उसमें अगर हमें कोई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता है तो वो नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति तो केवल उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है या फिर आयोग बनाता है, लेकिन राष्ट्रपति व्यवहार में काम कौन करता है? वहां पे राज्यपाल करता है। तो व्यवहार में कई बार नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो राज्यपाल नियम बना सकता है। लिखिएगा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में
शांति बनाए रखने, शांति बनाए रखने, पब्लिक, अच्छी सरकार, अच्छी सरकार के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श करके नियम बना सकता है। यानी कि उसकी खुद की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, वो भी है ना, वो भी किससे सलाह ले रहा है? जो जनजातीय सलाहकार परिषद बना रखी है ना, उससे परामर्श लेके क्या बना रहा है? नियम बना सकता है विद्यार्थियों। 244 में हमने एक प्रकार से ये कर रखा है कि ये 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है या जनजातीय क्षेत्र है वहां पर, तो उससे संबंधित जो पावर दे रखे हैं वो 244 वन में दे रखे हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि अनुसूची 5 में कौन से राज्य आते हैं। वो लिख लो, एक नोट डालो अलग से। पांचवी अनुसूची में निम्नलिखित राज्य आते हैं। अब जरूरी नहीं है वो पूरे आते हो, मतलब उनका कुछ भाग है अगर, तो फिर भी माना जाएगा ना उसको, तो क्योंकि कई बार पूरे राज्य को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देते हैं, कई कई बार पूरे कोई जनजातीय क्षेत्र घोषित कर देते हैं, और कई बार उसके माना कि ये पूरा एरिया है इतना बड़ा, इस एरिया को क्या कर दिया? जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया। इस एरिया को क्या कर दिया? ये जनजातीय तो हो गया ना, ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया, और बाकी जो बच गया वो तो सामान्य है। पांचवी अनुसूची में निम्नलिखित राज्य शामिल है, लिख लो उनका नाम। आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश। देखो जनजाति मतलब ये जो अनुसूचित क्षेत्र क्यों घोषित करते हैं? क्योंकि वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। क्या है? पिछड़ा हुआ, तो उसका विकास करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं। और जो ट्राइबल एरिया है वो तो वैसे पिछड़े हुए हैं। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। अब पूरा राजस्थान थोड़ी है इसमें अनुसूचित क्षेत्र में, या ट्राइबल एरिया में पूरा थोड़ी आता है, दक्षिण राजस्थान आता है केवल, और वो मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है, थोड़ा बहुत उदयपुर का पार्ट भी आ जाता है उसमें, सिरोही वाला पार्ट आ जाता है, उधर 12 वाला आ जाता है। 12 में भी जो किशनगंज और शाहबाद जैसी तहसीलें हैं वो मुख्य रूप से आती है उसमें। हाँ, राजस्थान लिख लिया। एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए? ये लिख लो। ये हो गया विद्यार्थी आपका 244 क्लोज वन मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। ठीक है, अब लिखो आप 244 क्लोज टू। 244 क्लोज टू। अब 244 क्लोज टू में वो जो 4 राज्य छोड़े थे हमने, उनसे उनके प्रशासन से संबंधित उल्लेख मिलता है। लिखिएगा, या फिर आप कह सकते हो छठी अनुसूची। कौन सी? छठी अनुसूची लिख लो। ऐसा कैसा है? इसमें छठी अनुसूची में 4 उत्तरी पूर्वी राज्यों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, और वो 4 राज्य ममता वाले। कौन से वाले? ममता की स्पेलिंग वैसे क्या होती है? MAMTA होती होगी, है ना? लेकिन यहाँ हमने वैसे इसको भी ममता ही कह रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया वाला ममता, टाइपिंग चैटिंग वाला।
लिख लिया? इसमें आप केवल पॉइंट डाल लो, ऐसे 1 2 3 मत करना, तो आप कर लोगे 2.1 2.2 ऐसे कर लोगे, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा काम। आप तो केवल ऐसे स्टार बना के वो लिखो। पहले लिखो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, पॉइंट डालो एक छोटा सा। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। देखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, चारों का नाम लिख लो पहले। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। कैसे होगा? स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। क्या राजस्थान में स्वशासी जिले हैं? यस या नो? राजस्थान में स्वशासी जिले हैं कि नहीं है? क्योंकि राजस्थान का उल्लेख 6 में थोड़ी मिलता है, राजस्थान का तो किस में आ रहा है? 5 में आ रहा है विद्यार्थियों। तो स्वशासी जिले, अब ये स्वशासी जिला कोई बनाना है, घटाना है, सीमाओं में वृद्धि करनी है, ये सारा पावर किसको दे रखा है? संबंधित राज्यपाल को दे रखा है। देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा ही इन स्वशासी जिलों को इन स्वशासी जिलों को स्थापित, राज्यपाल के द्वारा ही इन स्वशासी जिलों को स्थापित ऑब्लिक पुनर्गठित किया जाता है। यानी कि इन्हें स्थापित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसको दिया गया है? संबंधित राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे माना कि वहां पे क्या कर रखा होगा इन्होंने, जहां तक मेरा एक आइडिया वैसे बता रहा हूँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं प्रॉपर सटीक जाता हो। माना कि ए नाम की कोई जनजाति रहती है, किस नाम की? तो उसका पूरा एक जिला बना दिया। बी नाम की कोई जनजाति रहती है विद्यार्थियों, तो उसका क्या बना दिया? एक अलग से ही जिला बना दिया पूरा। अलग मतलब जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के हिसाब से क्या बना दिया वहां पे? जिला बना दिया। और उसी हिसाब से उनका क्या करने लग रहे हैं? वो विकास करने का काम कर रहे हैं। पूरे राज्यों को क्या बांट दिया? जिलों में बांट रखा है। और जिलों को किस हिसाब से बांट रखा है? जातियों के हिसाब, जनजातियों के हिसाब से बांट रखा है। ठीक है, ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक जो भौगोलिक क्षेत्र, जिला क्या होता है? एक भौगोलिक क्षेत्र ही तो होता है पूरा। जैसे आप अजमेर जिले में रहते हो, तो पूरा भौगोलिक क्षेत्र को क्या कह रहे हैं हम? जिला बोल रहे हैं विद्यार्थियों। तो ऐसे में माना कि एक से अधिक जनजातियां रहती है, मिक्स में रहती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको कई सेक्टरों में बांटा जा सकता है। जैसे आप जिले को कई बार तहसीलों में विभाजित नहीं करते क्या? तो ऐसे उसको कई क्षेत्रों में बांटकर उसका विकास कर सकते हो। तो ये पावर भी किसको दे रखा है? राज्यपाल को दे रखा है। लिखिएगा, अगर स्वशासी जिले में, स्वशासी मतलब खुद के द्वारा संचालित होता है वो ना, यदि स्वशासी जिले में विभिन्न प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो उस जिले को अलग अलग स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। क्या लिखा आपने? बोलना वापिस। कर सकते हैं। और ये करेगा कौन? ब्रैकेट में लिखना लेना, राज्यपाल के द्वारा। लिख लिया? अब जो इसने स्वशासित जिले बनाए विद्यार्थियों, या उसको हम स्वायत्त जिला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, तो स्वशासी जो जिला है उसमें विद्यार्थियों फिर वहाँ का जो प्रशासन है वो किस प्रकार संचालित होता है। तो एक बोर्ड बनता है विद्यार्थियों, उसमें 30 मेंबर होते हैं, 30 में से 26 तो निर्वाचित होते हैं और 4 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। लिखिएगा। आपने पहला पॉइंट क्या डाला था? प्रशासन। सेकंड पॉइंट डालो आप। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हो जाएगा स्वशासी जिला परिषद। स्वशासी जिला परिषद, देख लिए। यह इसको आप स्वायत्त जिला परिषद भी कह सकते हैं, या इसको प्रादेशिक, अलग अलग प्रदेशों में बांट सकते हैं ना, एक जिले को बांट सकते हैं नहीं बांट सकते? प्रादेशिक जिला परिषद, कोई से भी नाम दे सकते हो। देख लिया? लिखो, प्रत्येक जिले में एक स्वशासी जिला परिषद होगी। प्रत्येक जिले का मतलब कौन सा? जो ये 4 राज्य दे रखे हैं ना ममता वाले, उनकी बात चल रही, ध्यान रखना। स्वशासी जिला परिषद होगी जिसमें 30 सदस्य होंगे। कितने? 30, जिसमें 30 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 30। देखो, 30 में से 4 सदस्य, 30 में से 4 सदस्य संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। मनोनीत होंगे, देख लिया? क्या लिखा आपने? तथा 26 सदस्य निर्वाचित होंगे। 26 सदस्य कैसे होंगे विद्यार्थियों? निर्वाचित। और ये मनोनीत, देख लिया? अब ये जो निर्वाचित होंगे इनको जनता चुनेगी विद्यार्थियों, वयस्क मताधिकार के आधार पर। इस पर इस मतलब माना कि कोई जिले का जो भी रहने वाले लोग हैं वो लोग वोट करेंगे इनको, और वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी कि जो 18 साल के हो गए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सब क्या देंगे इनको? वोट देके चुनाव जिताएंगे इनको, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होगा इनका। 26 का क्या होगा? एक प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव होगा। लिखिएगा, ये 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। लिख लिया? अब देखो, इतनी बात होगी। अब ये तो होगी कि इसके जो 30 मेंबर है वो कहाँ से आएंगे? 30 मेंबर में 4 तो क्या होंगे? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे, और 26 कौन होंगे विद्यार्थियों? निर्वाचित होंगे वयस्क लोगों के द्वारा, जो भी वहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम है वो। ओके। अब इस जो स्वशासी जिला परिषद बनाई है इसका काम क्या होगा? काम भी तो लिखो आप, लिखिएगा, कंटिन्यू में लिखते रहो। इस स्वशासी जिला परिषद को
जैसे माना कि विद्यार्थियों हमने एक राज्य ले लिया मिजोरम। क्या ले लिया? मिजोरम। अब मिजोरम में 10 ऐसे स्वशासी जिला परिषद बना दी। कितनी बना दी? 10। ABCD। तो अपनी अपनी क्षेत्र के लिए काम करेंगे वो। ये थोड़ी ए वाला बी के लिए बनाएगा नियम। ए वाला तो खुद के लिए बनाएगा ना। उनकी जो समस्या अलग है, इनकी समस्या अलग है, इनकी समस्या अलग है। हो सकता है यहाँ पानी की व्यवस्था खूब है, यहाँ पानी की व्यवस्था कम है। भाई अलग अलग इलाके की क्या होती है पानी की व्यवस्था। माना कि सरकार ने आज, जैसे माना कि केंद्र सरकार ने घोषणा की बजट में कि प्रत्येक किसान को या किसानों के उत्थान के लिए पानी की व्यवस्था करवाने के लिए हम 10,000 अरब रुपए की व्यवस्था करते हैं, मतलब घोषणा करते हैं। तो ऐसा किसान जिसके पास पानी खूब है, उसको कहाँ जरूरत है उस बजट की? नहीं है ना। उसको जरूरत है किसकी? कोई अन्य जो भी उसकी जो कमी है वहां पर, जो उस क्षेत्र की जो भी कमी होती है उसको दूर करे वो। तो फिर जब उसका अलग अलग क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं आनी चाहिए। समस्या आएगी जब तो उनका समाधान होगा। अब ऊपर लेवल पे देखेंगे तो सबकी लार्ज स्तर पर देखते हैं, तो फिर नीचे जो व्यक्ति होता है उसका विकास नहीं हो पाता। तो कई बार होता है ना, गरीब व्यक्ति गरीब का गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर होता रहता है। और बीच में आपको पता है नेता वगैरह ये सारे जो लोग होते हैं कमीशन वगैरह खाते हैं, तो आम जन के पास तो पैसा पहुंच ही नहीं पाता सरकार का। और सरकार तो कहती है हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आम जन के पास तो पैसा ही नहीं गया, वो तो बीच में अटक जाता है। तो फिर ये जब ऐसी जिला स्तर पर काम करेगी, आपको पता है एक जिले में भी एक से ज्यादा जनजातियां है अलग अलग प्रकार की, तो उनकी फिर प्रादेशिक ये परिषदें बन जाती है, तो उनका उत्थान उसी हिसाब से हो जाता है। तो अब लिखो आप इसमें क्या लिखा था बहन जी लास्ट में, कार्य में लिखो। देखो जिला परिषद, एक मिनट क्या लिखा हूँ इसको, ये स्वशासी जिला परिषद अपने अधीन आने वाले क्षेत्र के लिए अपने अधीन आने वाले क्षेत्र के लिए विधि बना सकती है। विधि का मतलब कानून। विधि बना सकती है जैसे भूमि के मामले में। कौन कौन से मामलों में विधि बना सकती है? भूमि से संबंधित, कौमा वनों से संबंधित, इससे वन से संबंधित, कौमा नहरों से संबंधित, कौमा खेती से संबंधित, ठीक है, कौमा गांव के प्रशासन से संबंधित, कौमा संपत्ति विरासत से संबंधित। माना कि किसी जनजातीय क्षेत्रों में ये उल्लेख हो कि भाई उसकी संपत्ति पर अधिकार बेटी का होगा है। अब वो बेटे को दिलाना चाहिए नहीं दिलाना चाहिए, वो डिपेंड करेगा उस जनजातीय क्षेत्र का जो विकास करने के लिए जो हमने ये परिषद बना रखी उसका, वो कानून बना सकती है। संपत्ति विरासत से संबंधित, विवाह से संबंधित। जैसे विद्यार्थी तलाक वगैरह उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, जुर्माना लगाते हैं। जो कोई व्यक्ति मतलब तलाक देगा उसको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब उनके बेचारों की कमाते पूरी जिंदगी में 5 लाख है वो, तो 10 लाख कैसे देंगे? तो वो कहेगा जैसी काली पीली धोली जो भी है उसको रख लो। भाई ये होगा कि नहीं होगा? तो उससे क्या, एक जो तलाक व्यवस्था को जो बढ़ावा मिलता है वो नहीं होता फिर। और आजकल जैसे लड़का और लड़की दोनों अपने आप में सक्सेस है, तो लड़का तो कह देगा मैं छोड़ता हूँ तुझे, लड़की कहती तू क्या छोड़ेगा, मैं छोड़ती हूँ तुझे। है ना, होता है कि नहीं होता ऐसे? आपने देखा होगा बड़े बड़े दुनिया में जो एलन मस्क जैसे लोग हैं विद्यार्थियों, उनको उनका ही तलाक हो गया शायद। तो जब ऐसे लोगों का तलाक हो सकता है और ऐसे पैसों की तो उनके पास कोई कमी नहीं होगी, इसका मतलब दुनिया के सबसे महंगे तलाक थे वो तो कैसे भी करके ये जो तलाक सिस्टम है इसको सही, मतलब समाज की जो व्यवस्था प्रॉपर तरीके से बनी रहे, उसके लिए फिर ये उन क्षेत्रों के हिसाब से वो नियम बनाते हैं। क्या लिखा आपने? तलाक लिख लिया कि तलाक? विवाह से संबंधित, कौमा विवाह विच्छेद से संबंधित। और कुछ समाज में सामाजिक रूढ़ियां भी होती है, उनको वो समाज सही मानता है, सामाजिक रूढ़ियों से संबंधित। मतलब इन सब बिंदुओं पर वो जो स्वशासी जिला परिषद बनाई है आपने, वो क्या बना सकती है? नियम बना सकती है विद्यार्थियों। हाँ, ये लिख लिया कि आपसी कोई मामले हो जाते हैं तो उसका निपटारा कर सकती है। अगला पॉइंट लिखो, जिला, अगला पॉइंट में लिख लो ना, ये स्वशासी जिला परिषद अपने अधीन क्षेत्र में
जनजातियों के आपसी मामलों को निपटाने के लिए आपसी मामलों को निपटाने के लिए ग्राम परिषद ग्राम परिषद व न्यायालय, पंच पटेल होते हैं ना वो, न्यायालय का गठन कर सकती है। जैसे माना कि ए नाम की कोई जनजाति है, उसमें जब भी कोई विवाद होगा तो उस विवाद का निर्णय ऐसे 5 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं कि ये 5 लोग करेंगे। पटेल हो गए एक प्रकार से, है ना, कई समाज में होता है ना, जैसे पंच पटेल होते हैं, वो जो निर्णय ले लेते हैं वो सबको मानना होता है। विद्यार्थियों, कानून में भी ये कह रखा है, कई बार जैसे जब मजिस्ट्रेट किसी मामले में फैसला सुनाता है तो पंच पटेलों ने अगर कोई फैसला ले लिया ना तो उसको कई बार जो हमारा जुडिशरी का जो कानून है वो भी मानता है। ऐसे हमारे कानून में कई जगह लिखा हुआ है ये बात। और कई जगह उल्टा भी लिखा हुआ है, पंच पटेलों ने किसी को दंड दे दिया और कोई मर गया तो उन पंच पटेलों को जेल भी जाते हैं वो कई बार ऐसा उदाहरण मैंने देखा है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस हद तक न्याय किया है, अन्याय तो नहीं कर दिया, न्याय के नाम पे आपने अन्याय तो नहीं कर दिया है। जैसे दो भाइयों का किसी बात को लेकर विवाद है, उनका आपने समझौता करा दिया तो वो न्याय हुआ एक प्रकार से। तो कोर्ट क्या करता है, उसको मान लेता है, ठीक है दोनों भाइयों ने पंच पटेलों ने क्या करा दिया, समझौता करा दिया, तो कोर्ट भी क्या कहता है, ठीक है समझौता वैलिड है। लेकिन एक भाई का पक्ष लेते हुए दूसरे को मरवा दे, कोई सा भी ऐसी कारण घटना घटित कारित कर दे, तो फिर ऐसी स्थिति में जो लोग उसमें शामिल है उन लोगों को भी आपको पनिश किया वो लोग उन लोगों को भी न्यायालय क्या करेगा, पनिश करेगा, दंड देगा, ध्यान रखना। देखते होंगे आपने आए दिन अखबारों में सुना भी है। देख लिया आप लोगों ने। आयोग गठित लिख लो, अगला अगला हाँ तीसरा पॉइंट लिख लो, आयोग गठित। पहला पॉइंट तो आपने लिखा है कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने के लिए स्वशासी जिलों की स्थापना की जा सकती है। पहले तो क्या बनाया आपने, स्वशासी जिले, और स्वशासी जिले में एक जिला परिषद बनाई। क्या बनाई, जिला परिषद बनाई, जिसमें 30 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं, सेकंड पॉइंट में आपने 30 मेंबर वाली बात लिखी है, और 30 मेंबर क्या क्या काम करेंगे ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, अब विद्यार्थियों, ये जो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जो जिला परिषदें हैं, क्योंकि माना कि एक एक राज्य में 10 है, कितने में, एक राज्य में 10 है। अब ये 10 है तो विद्यार्थी ये ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर एक आयोग बना देता है। राज्यपाल क्या करेगा, आयोग बनाएगा, वो जांच करेगा कि ये 10 जो जिले वाली परिषद है वो सही ढंग से काम कर रही या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो राज्यपाल इनको हटा भी सकता है। लिखिएगा, आयोग लिख लिया आपने, आयोग गठित ऐसे लिखो, आयोग गठित। देखो, राज्यपाल के द्वारा उक्त परिषदों, उक्त परिषद बोले तो जो ऊपर परिषदें बोली ना आपने, स्वशासी जिला परिषद, उक्त परिषदों की जांच करने के लिए, जांच करने के लिए वह उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, या एक आयोग का गठन कर सकता है, एक आयोग का गठन कर सकता है। यानी कि स्वशासी जिला परिषदों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाएगा विद्यार्थियों, एक आयोग बनाया जाएगा, और वो आयोग बनाएगा कौन, संबंधित राज्य का राज्यपाल बनाएगा विद्यार्थियों। अब माना कि ऐसे स्वशासी जिला परिषदों की संख्या विद्यार्थियों कितनी, 10, ABCDEFG जो भी है, इन ये सब रिपोर्ट किसको देंगे लास्ट में जाकर, इस आयोग को देंगे विद्यार्थियों। और इस आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। माना कि ये आयोग राज्यपाल को कहे ये तो पूरी गड़बड़ी कर रहे हैं नीचे वाले, तो इनको क्या कर सकता है, वो हटा भी सकता है। देखिएगा, नोट, राज्यपाल आयोग की सिफारिश पर, उक्त आयोग की सिफारिश पर, है ना, पर लिखा ना आपने आयोग, आयोग की सिफारिश पर जिला परिषदों को
स्वशासी जिला परिषद है ना, स्वशासी जिला परिषदों को विघटित भी कर सकता है। लिख लिया? अगला आर्टिकल लिखो विद्यार्थियों, 244A। 244A। हाँ, आप ये जब भी भाग 10 को पढ़े ना, तो दो काम जरूर करना। एक तो अनुसूची 5 और 6 पढ़ना। कौन सी पढ़ोगे? अनुसूची 5, 6 पढ़ना। और दूसरा काम अपनी किताब को और पढ़ लेना। दो काम आपको हमेशा करने हैं। हाँ, फर्स्ट और सेकंड वो तो मतलब 44 की बातें हैं। फर्स्ट और सेकंड तो किसकी बातें हैं? देखो, 244 एक अलग है, 244 दो अलग है। ये सारी बातें 244 की है। अब 244 ए अलग है। मतलब इसमें एक ही आर्टिकल वैसे होने को तो 244 ही। अब 244 के दो पार्ट कर दिया आपने। देखो, पहले तो मैंने 244 लिखाया आपको, फिर 244 वन लिखाया, फिर 244 टू लिखाया। अब 244 क लिखा रहा हूँ, ए लिखा रहा हूँ, जो भी था। तो चार ही तो आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम। और लिख लो इसमें, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करके एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद का सर्जन करना, या दोनों की व्यवस्था करना। समाविष्ट मतलब मिलाना या जोड़कर? एक मिनट, लिख लिया आप लोगों ने? अब इसमें केवल एक लाइन जोड़ लो आप। एक लाइन ये जोड़नी है कि 244 ए कब जोड़ा गया विद्यार्थियों? 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। देखो, इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत शामिल किया गया। मतलब ये जो प्रावधान है ना, इसको कब शामिल किया गया? 22वां संविधान संशोधन 1969। 1969। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों। धन्यवाद।